तो लास्ट 2 वीडियो से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज पढ़ लिया था कि परसेंटेज की टर्म में कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में पढ़ा और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है मोलैरिटी और मोलैलिटी का वो समझ में आ जाए। अगेन ये थर्ड वीडियो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। इसमें 2 पॉइंट रहते थे, एक मोल फ्रैक्शन वाला और एक पार्ट पर मिलियन वाला, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं मोल फ्रैक्शन की। सपोज हमारे पास 3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। कंपोनेंट सॉल्यूशन का A कंपोनेंट है, सॉल्यूशन का B कंपोनेंट और C कंपोनेंट। ये किसी भी सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट हैं। सपोज कर लिया हमने, ये कुछ भी हो सकते हैं, A B C कोई भी कंपोनेंट हो सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट हैं। अब जाहिर बात है कुछ A के मोल्स होंगे इसके अंदर, कुछ B के मोल्स होंगे और कुछ C के मोल्स होंगे। तो मोल्स ऑफ A, जो A के मोल्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Na। ठीक है, ये N जो है ये मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको मोल्स ऑफ A पढ़ेंगे। इस तरह से मोल्स ऑफ B, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Nb से, और मोल्स ऑफ C इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Nc से। ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको पता था। अब हम मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन अगर A की हमने लिखनी हो तो हम लिखेंगे XA। ये जो X है ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर B की मोल फ्रैक्शन लिखनी हो तो उसको हम लिखेंगे XB। अगर C की मोल फ्रैक्शन लिखनी हो तो उसको हम लिखेंगे XC। अब ये मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं। सपोज हमने A की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो हमने जो A के मोल्स होंगे, A के मोल्स को मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से बना सकते हैं n टोटल, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C, तीनों के मोल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो हमने इसमें अगर A की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A। कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जो भी मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको उस कंपोनेंट के मोल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यहाँ पे आ जाएगा मोल्स ऑफ B ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो भी मिक्सचर के टोटल मोल्स होंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ C, मोल्स ऑफ C ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल को, मिक्सचर में से किसी भी एक कंपोनेंट के मोल को जब हम टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो वो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आ जाती है। अब मोल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो मोल फ्रैक्शन है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का प्योरली ताल्लुक मोल्स के साथ है। और मोल्स आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, मास से निकालते हैं, और टेम्परेचर चेंज करने से मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसी मोल फ्रैक्शन की मदद से हम मोल परसेंट भी निकाल सकते हैं, इसको भी याद रखना है। मोल परसेंट, इसको भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। जो भी मोल फ्रैक्शन होगी, किसी भी कंपोनेंट की हमने मोल परसेंट निकालनी है तो उसकी मोल फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज हमने A की मोल परसेंट निकालनी है तो जो भी इसकी मोल फ्रैक्शन होगी इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मोल परसेंट आ जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मोल फ्रैक्शन की कि इसका कोई यूनिट नहीं होता मोल फ्रैक्शन का, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, और मोल परसेंट अगर हमने निकालनी हो तो मोल फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस
mole fractions of a mixture, sum of mole fractions is always unity, is always unity। यानी किसी भी मिक्सचर के जब मोल फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं, उसका सम करते हैं, तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। यूनिटी मतलब वो 1 के इक्वल आता है। जब भी किसी भी कंपोनेंट की हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगी। देखो बड़ा सिंपल है इसको समझना, क्योंकि हम एक कंपोनेंट के मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमेशा ज़्यादा होंगे एक कंपोनेंट के मोल के मुकाबले में। न्यूमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो जब भी मोल फ्रैक्शन आएगी वो हमेशा फ्रैक्शन के अंदर आएगी, इसीलिए इसे मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन के अंदर आंसर आता है। और जब हम मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर देते हैं, सपोज ये 3 हमारे पास कंपोनेंट थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने निकाल ली प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा फ्रैक्शन के अंदर होती है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमेशा मिक्सचर के ज़्यादा होते हैं, तो मोल फ्रैक्शन हमेशा फ्रैक्शन में आएगी। और जब भी हम तमाम मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे किसी भी मिक्सचर की, तो उसका जो सम होगा वो यूनिटी यानी 1 के इक्वल आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जो आपने याद रखने हैं। कोई यूनिट नहीं होता, मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। मोल परसेंट अगर हमने निकालनी हो तो मोल फ्रैक्शंस को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज यूनिटी, यानी किसी भी मिक्सचर की तमाम मोल फ्रैक्शंस जो भी होती हैं उनको जब हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। अब इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो कहता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंट। मोल फ्रैक्शन भी हमने कैलकुलेट करनी है और मोल परसेंट भी करनी है। पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर मोल परसेंट कैलकुलेट करेंगे। हैविंग 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 96 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर। 3 कंपोनेंट हैं जी इस सोल्यूशन के, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के बाद है मिथाइल अल्कोहल और वाटर। मैं डायरेक्ट इनका फार्मूला लिखता हूं। इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। इसका उसने मास दिया हुआ है 92 ग्राम, 92 ग्राम। इस तरह से फिर वो कहता है कि मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, इसका उसने मास दिया हुआ है 96 ग्राम। और एंड पे वो वाटर कहता है, वाटर, वाटर का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, इसका मास दिया हुआ है 90 ग्राम। तो ये उसने हमें डाटा दिया हुआ है, कहता है मोल फ्रैक्शन फाइंड करो तीनों कंपोनेंट्स की, और उसके बाद मोल परसेंट फाइंड करो। तो हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, यानी तीनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। जब इंडिविजुअल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, उसे टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते जाएंगे, तो हर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन। लेकिन जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ग्राम्स के अंदर, तो इनको हम इजीली मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास, ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इससे आप इसका मोलर मास बना सकते हैं। तो 92 इथाइल अल्कोहल का मोलर मास जो होता है वो आपने खुद बना लेना है। इथाइल अल्कोहल का मोलर मास बनेगा 46, ठीक है 46। तो ये आ जाएंगे 2 मोल्स, 2 मोल्स इसके आ गए। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ 96, मिथाइल अल्कोहल का मोलर मास होता है 32, तो इसके बन जाएंगे 3 मोल्स। इस तरह से वाटर का मोलर मास आपको पता है 18 होता है, तो इसके बन जाएंगे 5 मोल्स। ये हमने मोल्स बना लिए, जो हमें मास दिया हुआ था उसके मोल्स बना लिए। अब बना लो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंटी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तीनों के मोल्स को ऐड कर दो, 2 + 3 + 5, ये हो गए टोटल 10 मोल्स, टोटल 10 मोल्स आ गए। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लो। पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो इथाइल अल्कोहल की, C2H5OH, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के मोल कितने हैं 2, टोटल मोल्स कितने हैं 10, डिवाइड कर दो, ये आ गया 0.2। इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आ गई 0.2। इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH, कितने मोल्स हैं 3,
10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.3। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O कितने हैं मोल इसके 5 हैं, वाटर के मोल 5 हैं, टोटल मोल कितने हैं 10, डिवाइड करो 0.5, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गई। अब हमने इसी को मोल परसेंट में डिवाइड कर जो है मोल परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो मोल परसेंट में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहीं से इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं। ये मोल फ्रैक्शन हमने निकाली हुई है, इसकी हमने मोल परसेंट बनानी है, तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसकी 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। वाटर की मोल परसेंट 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मोल परसेंट आ जाएगी। ये 20%, ये 30% और ये आ गया हमारे पास 50%। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें गैसेस के बारे में कहा गया हो, गैसेस का यूजली पार्शियल प्रेशर दिया होता है, मोल्स ना दिए गए हों तो पार्शियल प्रेशर दिया होता है। फॉर एग्जांपल 3 गैसेस हैं, उनका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस। तो इनकी मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, सेम वही मेथड होगा। क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तीनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। तो ए के पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करेंगे, ए की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ओवर टोटल प्रेशर, जो भी मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा। और अगर सी कंपोनेंट की हमने यानी सी गैस की हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो उसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो अगर गैसेस का पार्शियल प्रेशर दिया गया है, मेथड वही है, तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के लिए याद रखना है, मोल्स दिए गए हों यानी ग्राम्स दिए गए हों उससे मोल बना लो, तो फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लो। गैसेस के लिए अगर पार्शियल प्रेशर दिया गया है तो मेथड वही होगा, सिर्फ वहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर को ऐड करके टोटल प्रेशर बना लेंगे और उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का लास्ट मेथड है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम ppm भी पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट और वॉल्यूम। यानी जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट हैं ये बाय वेट भी हो सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी हो सकते हैं। पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन के अगर हम 1 मिलियन पार्ट्स कर लें, मिलियन क्या होता है 10⁻⁶, इसको हम मिलियन कहते हैं। 10⁻⁶ को अगर सोल्यूशन के हम मिलियन पार्ट्स कर लें, वो पार्ट्स बाय वेट भी हो सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी हो सकते हैं। उन मिलियन पार्ट्स में से सॉल्यूट के कितने पार्ट्स होंगे उसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। यानी पर मिलियन पार्ट सोल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट मौजूद होगा उसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। और पार्ट्स पर मिलियन जो है ये जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है सोल्यूशन के अंदर, उस वक्त यूजली हम ये वाले यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह वाटर के अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ को हमने रिप्रेजेंट करना हो तो यूजली पार्ट्स पर मिलियन के अंदर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मूला इसका क्या होगा, ppm पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट का मास, ठीक है, जो भी होगा, ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय पर मिलियन, तो 10⁻⁶। तो इस फार्मूले से हम ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह से एक एग्जांपल है आपकी बुक में उसने दी हुई, वो कहते हैं कि सी वाटर हैज़ 5.65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है ये हमारा सॉल्यूट है, इसकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो है 5.65 10⁻³ ग्राम। कितने सॉल्यूशन के अंदर, इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर। तो kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यानी जो सॉल्यूशन का मास है वो 1000 ग्राम है और जो सॉल्यूट का मास है वो इतना है। तो पार्ट्स पर मिलियन निकाल लो, ppm इज इक्वल टू
सल्यूट का मास 5.65 10⁻³ ग्राम ओवर सॉल्यूशन का मास 1000 ग्राम, ठीक है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.65 यानी इतने पार्ट्स पर मिलियन ऑक्सीजन मौजूद होगी जो उसने सल्यूट की कंसंट्रेशन दे रखी है उसके लिहाज से। तो इस तरह से अगर डाटा दिया गया है तो हम वहाँ से पार्ट्स पर मिलियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी हमने कंसंट्रेशन की टर्म्स को पढ़ लिया, शुरू से परसेंटेज से लेकर मोलैरिटी, फिर इसके बाद हमने पढ़ा पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन पढ़ा। अब ये सारी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट्स करने के तरीके हैं जो भी हमने पढ़े हैं और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी परसेंटेज अगर दी गई है तो उसको हम मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलैरिटी दी गई है तो उसको मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन दी गई है तो उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि ये सारे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, इसलिए ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी हैं इनसे रिलेटेड, कुछ एक दो एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाता भी हूँ कि किस तरह से इन टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल नंबर 6 है, वो कहते हैं कैलकुलेट मोलैलिटी हमने फाइंड करना है ऑफ 8% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन। NaCl का उसने सोल्यूशन दिया हुआ है वेट बाय वेट %। अब वेट बाय वेट जो परसेंटेज दी गई है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मोलैलिटी के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको इसको समझना पड़ेगा मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, वो लिख लो। मोलैलिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास, ठीक है, उसी सल्यूट का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम के अंदर। यानी हमें मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास तो NaCl का वो 58.5 होगा, हमें मास ऑफ सल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि सल्यूट का कितना मास होगा और सॉल्वेंट का कितना मास होगा। देखो 8% वेट बाय वेट का मतलब है कि 8 ग्राम NaCl है, ये तो बात सीधी है कि टोटल जो सोल्यूशन है, टोटल सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, मास ऑफ सोल्यूशन। अगर ये वाला लेक्चर आपने नहीं देखा हुआ तो उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा जहाँ पे हमने परसेंटेज को डिस्कस किया था। मास ऑफ सोल्यूशन टोटल मास कितना है, 100 ग्राम। उसमें जो मास ऑफ NaCl है, मास ऑफ NaCl 8% का मतलब है कि उसमें 8 ग्राम जो है वो NaCl है। इसका मतलब 8 ग्राम NaCl है तो वाटर कितना होगा, टोटल सोल्यूशन के मास में से इसको माइनस कर दो तो हमारे पास मास ऑफ वाटर आ जाएगा, मास ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 8 92 ग्राम। ये हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ गया, ये हमारे पास सल्यूट का मास आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सल्यूट। यहाँ पे सोल्यूशन का नहीं हमें चाहिए, हमें यहाँ पे सॉल्वेंट का मास चाहिए और सल्यूट का मास चाहिए। तो अब ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दो। देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट कितना है 8 ग्राम, इसका मोलर मास NaCl का 58.5 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 1 ओवर 92 ग्राम। हमने किलोग्राम में लेना है तो 92 को 1000 से डिवाइड कर दो, ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से। जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1.487 इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 0.092, ठीक है, इतना बन जाएगा। इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लो अलग से, इस वाले को अलग से सॉल्व कर लो और बाद में फिर इनको आपस में सॉल्व करके देख लो। तो इतना आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करोगे, इतना आंसर इसका बनेगा। 487 बन जाए, 486 बन जाए या 488 बन जाए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, होता राउंड अबाउट इतना इसका आंसर आएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अवेलेबल इन लेबॉर्ट्री इज 36% वेट बाय वेट।
जो लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अवेलेबल होता है वो कितने परसेंट होता है, उसने परसेंटेज बता रखी है 36%। जो लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अवेलेबल होता है HCl, ये होता है 36% वेट बाय वेट। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। द डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ HCl उसने दे रखी है, डेंसिटी ऑफ HCl। ठीक है, डेंसिटी ऑफ HCl दे रखी है, कितनी है ये है जी 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी डेंसिटी है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर HCl का सोल्यूशन हो तो उसका इतना वेट होता है 1.19 ग्राम, यानी ये वाटर से हैवी होता है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसकी डेंसिटी 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ HCl, मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है, मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। तो पहले मोलैरिटी का फार्मूला लिख लो, हमें चाहिए क्या क्या, मास ऑफ सल्यूट चाहिए, मास ऑफ सल्यूट चाहिए ओवर मोलर मास, मोलर मास तो HCl का फिक्स ही होता है 36.5। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास इनटू 1 ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास नहीं आएगा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये फार्मूला है, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए डेसीमीटर क्यूब में और मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए हमें। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसने हमें ये बता रखा है कि जो परसेंटेज है HCl की वो है 36% वेट बाय वेट। इसका मतलब है कि अगर टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम हो, अगर सोल्यूशन जो है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम हो, यही मतलब बनता है वेट बाय वेट का। अगर 100 ग्राम हो तो उसमें HCl कितना होगा, मास ऑफ HCl उसमें कितना होगा 36 ग्राम। ठीक है, टोटल अगर सोल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें HCl कितना होगा, उसमें HCl होगा 36 ग्राम। अब चूंकि हम मोलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और जब हम मोलर सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम टोटल वॉल्यूम हमें कितना चाहिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम चाहिए। अब ज़रा ये डेंसिटी देखो HCl की, डेंसिटी उसने दे रखी है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी अगर वॉल्यूम कितना हो 1 सेंटीमीटर क्यूब तो जो मास है वो कितना होगा, मास जो होगा वो 1.19 ग्राम होगा। अब टोटल वॉल्यूम मोलर सोल्यूशन के अंदर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो तो मास कितना होगा 1.19 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे ये आ जाएगा 1190 ग्राम। तो इसका मतलब है जो डेंसिटी उसने दे रखी है उस डेंसिटी के लिहाज से अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन हो HCl का तो उसका इतना मास होगा। अब 100 ग्राम के अंदर तो 36 ग्राम HCl होता है, इतने ग्राम के अंदर कितने ग्राम HCl होगा वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 100 ग्राम सोल्यूशन के तो हो उसमें 36 ग्राम जो है वो HCl होगा, 36 ग्राम HCl होगा। और अगर 1190 ग्राम सोल्यूशन के हो तो उसमें कितने होंगे 36/100 मल्टीप्लाइड बाय 1190। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएंगे 428.4 ग्राम। यानी अगर हमारे पास इतना सोल्यूशन हो, इतना 1190 ग्राम, या ऐसे कह लो अगर हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन हो, 1 डेसीमीटर क्यूब कह लो या इतने ग्राम कह लो HCl का सोल्यूशन, एक ही बात है। डेंसिटी से हमें ये पता चलता है कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन होगा तो उसमें इतने ग्राम होंगे, इतने ग्राम होंगे तो उसके अंदर HCl के कितने ग्राम होंगे, इतने ग्राम। वो हमें कहाँ से पता चला, वो उसने बता रखा है कि 1000 ग्राम के अंदर 100 ग्राम के अंदर 36 ग्राम HCl है, तो इतने ग्राम सोल्यूशन के अंदर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने ग्राम HCl होगा। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। ठीक है, मोलर मास HCl का कितना होता है वो हमें पता है 36.5 ग्राम। यहाँ पे आप फार्मूले में पुट कर दो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 428.4
मोलर मास 36.5 होता है, इनटू वॉल्यूम हमने लेना है डेसीमीटर क्यूब में, तो हमने 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए ही कैलकुलेशन की है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस वाले हिस्से को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आंसर हमारे पास आ जाएगा मोलैरिटी 11.73। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। एक दफ़ा फिर से देख लो, HCl का उसने हमें परसेंटेज दे रखी है वेट बाय वेट। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है HCl का, तो उसमें 36 ग्राम प्योर HCl के हैं, बाकी वाटर है उसके अंदर, इसका ये मतलब होता है। डेंसिटी उसने दे रखी है कि 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सोल्यूशन का, तो उसका जो मास होगा वो 1.19 ग्राम होगा। अब चूंकि हमें मोलर सोल्यूशन के लिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन चाहिए होता है या 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर HCl के इतने ग्राम होते हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब यानी इतने ग्राम सोल्यूशन के अंदर HCl के कितने ग्राम होंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा इन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। ठीक है, इन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन इतना मास होगा सॉल्यूट का, यहाँ पे उसको पुट करेंगे। ठीक है, ओवर मोलर मास, और ये तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि हमने जो वॉल्यूम लिया है सोल्यूशन का डेसीमीटर क्यूब में, वो 1 डेसीमीटर क्यूब ही यूज़ किया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतनी इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप इंटर कन्वर्टेबल जो इनको इंटर कन्वर्ट करना होता है कंसंट्रेशन के यूनिट्स को एक दूसरे के अंदर, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड लास्ट हमारी वीडियो थी। 3 वीडियोस हमने इसके ऊपर की। पहली में हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा, फिर मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में, और एंड पे फिर हमने ये मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन के बारे में, और कुछ क्वेश्चन मैंने 1-2 आपको करवाए कि कैसे ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।